इनका लालन पालन हुआ। बीच में श्री गोरक्ष पीठ में थोड़ा विवाद हुआ। ये लोग आज अगर आप गोरखपुर जाएंगे, प्रताप आश्रम होता है, प्रताप आश्रम आज भी चलता है, वहाँ पर अपने गुरुदेव ब्रह्मनाथ जी के साथ दिव्यनाथ जी रहते थे। लेकिन बाबा गंभीरनाथ का शिष्यत्व उनको प्राप्त था। आज का राजकीय जूबली इंटर कॉलेज में बाबा दिग्विजयनाथ जी पढ़ाई पूरी शुरू की। राष्ट्रवादी विचारों से वो उत्प्रोत थे। अंग्रेज प्रिंसिपल से उस समय कुछ विवाद हो गया, वो कॉलेज छोड़ दिया। उनके साथ ही उनके एक शिक्षक को भी कॉलेज छोड़ना पड़ा। दिव्यनाथ जी महाराज ने श्री गोरक्ष पीठ द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की उन्होंने, जिसका नाम था गुडलक विद्यालय। और वही राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के बगल में गुडलक विद्यालय था। 8वीं तक का वो विद्यालय था। समय क्या था ये ध्यान रखिए, 1935 के पहले का ये समय था। आज आप 2025 में 1935 का वो 1935 के पहले गुडलक विद्यालय स्थापित हुआ। वही गुडलक विद्यालय उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ आज का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में संचालित है। गोरक्ष पीठ का पहला विद्यालय इंटर कॉलेज है। 1935 में महान दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का गठन किया। आप सोच सकते हैं करीब 100 वर्ष पहले, 80-85 वर्ष हो गए। उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का गठन करना और शिक्षा के क्षेत्र में श्री गोरक्ष पीठ अपना कदम रख रही थी। प्रेरणा उसको कहाँ से मिली? हिंदू महासभा में महंत दिग्विजयनाथ जी बड़े सक्रिय कार्यकर्ता है। 1920 के असहयोग आंदोलन में, आप लोग पढ़ते होंगे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, 1920 के असहयोग आंदोलन में गोरखपुर के बगल में एक चौरी चौरा स्थान है, चौरी चौरा का विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का नेतृत्व दिग्विजयनाथ जी महाराज कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रवादियों ने वो चौरी चौरा थाने को फूंक दिया और उसके बाद अंग्रेजों का मुकदमा चला। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत छोड़ चुके थे, बड़ी लॉयर प्रैक्टिस उनकी थी। और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय से महान दिग्विजयनाथ जी का बहुत ही अच्छा संपर्क था। कहीं न कहीं मदन मोहन मालवीय जी के प्रेरणा से महान दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1935 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव रखी। आज इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के करीब 4 दर्जन से ज़्यादा 51 शिक्षण संस्थाएं संचालित है। उसमें से यह भी एक शिक्षण संस्था है। मैं बता रहा था आपको, मदन मोहन मालवीय जी वकालत छोड़ चुके। महान दिग्विजयनाथ जी महाराज और उनकी तरह से कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरफ से मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत फिर से पुनः शुरू की। मदन मोहन मालवीय ने सभी को छुड़ा लिया। इसमें दिग्विजयनाथ जी महाराज भी थे। केवल 14 लोगों को फांसी हुई। वो क्रांतिकारी स्थल आज भी चौरी चौरा में मौजूद है। आप कभी गोरखपुर जाइए तो जरूर देखिए। दिव्यनाथ जी महाराज शुरू से ही राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के समर्थक रहे और उस समय के जो अपने को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेताओं
में गिने जाते थे। दिव्यनाथ जी महाराज उनके संपर्क में। गोरखपुर उस समय भी राजनीति का केंद्र हुआ करता था। श्री गोरक्षपीठ उस समय भी भारतीय राजनीति के केंद्र में था। बहुत मतलब हम आपको 80-90 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। आज आपको उसकी पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ। आज तो वटवृक्ष आपके सामने है। दिव्यनाथ जी महाराज ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया। शैक्षिक क्रांति के पूर्वांचल में दिव्यनाथ जी महाराज अग्रदूत हैं। उस समय सरकारें उस स्थान पर नहीं पहुंच सकती थी जहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलता। थारू जनजातियों के लिए विद्यालय महाविद्यालय की संकल्पना करना उन दिनों बहुत टेढ़ी था। कोई भी सरकार हो वो हिम्मत नहीं करती थी। तभी श्री गोरक्षपीठ और ये देवी पाटन शक्तिपीठ के पीठाधीश्वरों ने ऐसे ऐसे स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना, धार्मिक संवेदना को बढ़ाने का प्रयास किया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। देश में कई ऐसे मठ, मंदिर, सांस्कृतिक केंद्र हैं। अंग्रेजों के कुचक्रों ने, कुछ हमारे वामपंथी इतिहासकार मित्रों ने इन मठ मंदिरों, जो सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक केंद्र हुआ करते थे, उनको दूषित करने का प्रयास किया, उनको कलंकित करने का प्रयास किया। और ये आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि हमारे गुरुकुल विद्यालय और शिवालय दोनों साथ साथ हमेशा चलते थे और हर जगह हुआ करता था। महान दिग्विजयनाथ जी महाराज ने उसी हिंदू महासभा और मालवीय जी से प्रेरणा लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। श्री गोरक्षपीठ द्वारा समर्थित यह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में संस्कृत शिक्षा, महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक स्कूल जो है, उस समय का पॉलिटेक्निक स्कूल है, जिस समय पॉलिटेक्निक की परिभाषा हिंदुस्तान में नहीं कोई जानता था। उस समय महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक स्कूल खुला। संस्कृत शिक्षा, पॉलिटेक्निक शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, आपको स्तर देखा, प्राइमरी स्कूल, इंटरमीडिएट, महाविद्यालय, अब तो विश्वविद्यालय, महाराणा गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापुर गोरखपुर में खुल चुका। एक अपने किस्म का एक अनूठा विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। उसी श्री गोरक्षपीठ से समर्थित श्री देवी पाटन शक्तिपीठ के वर्तमान पीठाधीश ने यह विद्यालय को बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से उनकी प्रेरणा से ये चल रहा। आज जिस महंत द्वैत पुण्यतिथि के समारोह के व्याख्यान माला के प्रथम दिन हम लोग हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, यह मां पाटेश्वरी धाम एक बहुत चर्चित आंदोलन का केंद्र हुआ है। तो मैं आपको याद दिलाऊं, उस समय बलरामपुर कोंडा जनपद का हिस्सा था। यही मां पाटेश्वरी धाम श्री देवी पाटन शक्तिपीठ के प्रांगण में महान दिग्विजयनाथ जी महाराज, महाराजा बलरामपुर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह और गोंडा के उस समय डीएम होते थे के नायर, उन लोगों के बीच में इसी मां पाटेश्वरी धाम पर बैठक हुई। वो बैठक श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ का केंद्र थी। वो बैठक, उसी बैठक में तय हुआ था कि करीब करीब 400 वर्षों तक जिस राम जन्मभूमि के लिए पूरा भारतीय समाज, भारतीय हिंदू समाज संघर्ष किया था, उसको पुनः संचालित किया जाए। महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह
वो रेस कोर्स जो घोड़े पर चढ़ करके हाथी खेला जाता है, उसके बड़े शौकीन थे। और के नायर जो डीएम थे वो भी वही खेल खेलते थे। वो दोनों खेल खेलते हुए मित्र बने थे। आप विश्वास करिए, थोड़ा सा उस समय को ध्यान में रखिए, विजुअलाइज करिए कि उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को याद किया गया। ऐसे वैसे महंत दिग्विजयनाथ जी नहीं थे, भारतीय राजनीति के केंद्र थे। उनको बुलाया गया, महापाटेश्वर धाम में मीटिंग हुई कि राम जन्मभूमि के लिए फिर एक बार मुक्ति संग्राम छेड़ा जाए। दिग्विजयनाथ जी महाराज तैयार हुए और करीब 1000 साधु संतों और नाथ योगियों सहित, अब राम चबूतरा नहीं है, उस राम चबूतरा पर कीर्तन स्टार्ट हुआ। वो दिसंबर 1949 की रात, जब राम जन्मभूमि में वो जो अब उसका अस्तित्व तो नहीं है, वो राम जन्मभूमि था जिसको एक विदेशी आक्रांता ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था उस जन्म स्थान को। उसका नाम लेना भी पाप है, लेकिन क्योंकि आप छात्र हैं, आपको उस ध्वंसात्मक इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। उस बाबरी मस्जिद में रामलला प्रकट हुए 21-22 दिसंबर की रात सन 1949। उसके केंद्र कौन थे? उसके केंद्र महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जो चारों भाइयों समेत जब रामलला प्रकट हुए, वही जो प्रतिमा है, वही जिसकी प्राण प्रतिष्ठा महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने उस रात्रि को किया था, वही प्रतिमा आज भी तो श्री रामलला का जो प्रतिमा है उसके नीचे आप देखेंगे वही प्रतिमा सन 1949 की प्रतिमा, उसके केंद्र में भी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे। जब महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ब्रह्मलीन हुए तो फिर राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ शिथिल पड़ गया। देश के शंकराचार्य, सभी मठ मंदिरों के साधु संत निष्प्राण हो गए। सभी लोगों ने दिल्ली में एक बैठक किया और सभी लोग उसमें महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भी थे। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के शिष्य महंत अवैधनाथ जी महाराज थे। उस समय राजनीतिक शक्तियां उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी अलग अलग थी। राष्ट्रवादी शक्तियां नहीं थी राजनीति के केंद्र में। उस समय कोई साधु संत तैयार नहीं हो रहा था कि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ फिर से शुरू हो। सभी लोगों ने आग्रह किया, कोई तैयार नहीं हुआ। तब जैसे कि प्रतिष्ठा रही है श्री गोरक्षपीठ की, जब जब हिंदू धर्म ध्वजा पर आघात हुआ है, तब तब श्री गोरक्षपीठ आगे आकर के उस ध्वजा को थामा। महंत अवैधनाथ जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं अध्यक्षता करूँ। महंत अवैधनाथ जी महाराज के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी और आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन में देश भर से सारे लोग जुटते गए। जुटते आप देख सकते हैं अभी पिछले महीने 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, तो यह संयोग है कि श्री गोरक्षपीठ की तीसरी पीढ़ी, आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, जब टेंट से जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो टेंट से अपने गोद में लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर ने अपने गोद में लेकर चारों भाइयों को मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, जो एक मंदिर छोटा सा बना था, उसमें लेकर के गए थे। करीब 1 किलोमीटर की यात्रा थी। वो वीडियो अब स्मरणीय है। एनईपी ने तय किया था कि वह मां पाटेश्वरी धाम, जहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का बीज रोपा गया था, उसी की तीसरी पीढ़ी राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए अपना योगदान दे रही है। आप विश्वास करिए,
यह अगर उत्तर प्रदेश में दूसरा शासन रहता, राम मंदिर बन पाता? शायद भी नहीं बन पाता, कोई सोचता नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते, और ऐसा भी मुख्यमंत्री है जो शिव भक्तों पर फूल बरसाता। तो यह श्री गोरक्षपीठ की ही प्रताप और उसकी महिमा है कि उसके पीठाधीश्वरों ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक चेतना के क्षेत्र में, संवेदना, धार्मिक संवेदना के क्षेत्र में जन जागरण किया है, बल्कि आज राजनीतिक क्षेत्र में एक सुचिता का पर्याय श्री गोरक्षपीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर है। कई बार वर्तमान पीठाधीश ने, माननीय पूज्य महाराज जी ने कई बार विधानसभा में, विधानसभा के बाहर ये कह चुके हैं कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, इससे ज्यादा इज्जत मुझे अपने मठ में मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पर समाज के लिए कार्य करने आया हूँ। तो ऐसे पीठाधीश, ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से ये विद्यालय चल रहा है। शीघ्र ही यह महाविद्यालय का रूप लेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ प्राचार्य जी से, जब एक महाविद्यालय बनना चाहिए इस नाम से, तो ये लोग कहते हैं कि महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय माता के नाम से बन चुका है। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, यह देवी पाटन मंडल, यह अधिष्ठात्री देवी माँ पाटेश्वरी, उनके नाम से विश्वविद्यालय बलरामपुर स्थापित है। हम लोग इस बार उस विश्वविद्यालय में परास्नातक पर, आप लोग इंटरमीडिएट हाई स्कूल के छात्र छात्राएं होंगे, जब आप इंटरमीडिएट के बाद पढ़ने को सोचेंगे तो एक उत्कृष्ट विकल्प आपके सामने मौजूद होगा। उस समय हम यूजी में भी प्रवेश लेना शुरू कर देंगे। अभी इस साल 25-26 में हम पीजी में प्रवेश ले रहे हैं, परास्नातक स्तर पर एमए, एमएससी, एमसीए वगैरह करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी के घर में कोई पढ़ने वाला हो तो उसको हमारी वेबसाइट देख करके अपना एडमिशन ले सकता है। मैं श्रद्धांजलि सभा में आपको आगाह करने आया हूँ। यह श्रद्धांजलि सभा, जैसा मैं आपको चित्रित करने का प्रयास कर रहा था कि श्री गोरक्षपीठ हिंदू सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। आप नेपाल के बॉर्डर पे, आपको सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। यह जो सीमा है, यह मतांतर, आपके सनातन धर्म को मतांतरित करने के लिए बहुत ही विदेशी फंडिंग होती है। विदेशी फंडिंग यहाँ पे होती है, उससे सजग रहना पड़ेगा। भूख, एक वक्त का खाना हमारी गरीबी समाज की देन है, हमारी नहीं है। कोई भी गरीब, कोई भी परिवार, वो सामाजिक देन है, वो व्यक्तिगत देन नहीं है। कोई भी छात्र छात्रा गरीब पैदा नहीं होता, समाज उसको गरीब बनाता। आप इस मतांतरण के खिलाफ सजग रहें। आप अपने गांव, विराम, परिवार में आपकी सजगता उत्कृष्ट स्तर पर होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई ऐसा दिख रहा है आपको, तो आप अपने बड़े बुजुर्ग को जरूर बताएं। बड़ा बुजुर्ग भी अगर अपने मत को परिवर्तित करना चाह रहा हो तो उसको भी रोकिए, आप रोक सकते हैं। ये रोकना हर घर परिवार के से होना चाहिए। बहुत ही बड़ा ये इस पूरे नेपाल के तराई में जितना ही ये उत्कृष्ट नेपाल हुआ करता था हिंदू राष्ट्र, इस समय बहुत ही इस दुर्गुण से बहुत ही आच्छादित है। हमको सजग रहना पड़ेगा। हम लोग ये कोशिश करें, शिक्षा जगत के लोग हैं, कि कैसे जागरण करें, कैसे परिवारों का जागरण करें, कैसे अपना कुटुंब ठीक रखें, अपना समाज ठीक रखें, अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहें। हमारी जो समाज में
हमारी विविधता नहीं है, विशिष्टता है। जो हमारी डाइवर्सिटी है वो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ वन। डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्जन वहाँ नहीं है, वो वैरायटी है। तो उस वैरायटी को विशिष्टता में समझते हुए कैसे सामाजिक समरसता और हम अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं और ये सोचते हैं कि सरकार ये करे, सरकार स्वच्छता करे, सरकार नाली बनाए, सरकार पानी की निकासी करे। हमको आप छात्राओं, आपको यह किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, स्वतः खुद बढ़ना चाहिए। आजकल बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, कोई मुद्दा रहता है तो लोग रील बनाना शुरू कर देते हैं। तो रील न बना करके रियलिटी में उसमें कूदिए और उसको बचाइए। यह भावना होनी चाहिए, ये नैतिकता होनी चाहिए। और आपको कभी कभी बहुत ही अच्छे समय पर ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई है। कल शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक फिलासफर थे, दार्शनिक थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने इंडियन फिलासफी की 2 किताबें लिखी हैं। किताबें तो बहुत लिखी हैं। जो विश्व प्रसिद्ध किताब है उनकी इंडियन फिलासफी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। उनका कंटेम्पोररी जॉन एफ कैनेडी यूएस का प्रेसिडेंट हुआ करता है। जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है और वो बड़ा हम लोगों के लिए मौजूद है। वो कहते थे कि हम लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि देश हमको क्या दिया, राष्ट्र हमको क्या दिया। हमको ये सोचना चाहिए कि हमने राष्ट्र को क्या दिया। जॉन एफ कैनेडी वो कहते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए कि वी नो इंडिया थ्रू योर बुक्स। हम भारत को आपकी किताबों से जानते हैं। सनातन धर्म की ऐसी पुस्तक इंडियन फिलासफी, हालांकि थोड़ी कठिन है, आप लोगों के स्तर की नहीं है, लेकिन किताब बहुत उत्कृष्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो पहली रूस में अम्बेसडर विजय लक्ष्मी पंडित हुई। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मॉस्को में अम्बेसडर। जब वो अम्बेसडर थे तो भारत और रूस के बीच में सांस्कृतिक संबंध पे बहुत लेख लिखा उन्होंने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो उस समय की सांस्कृतिक संबंध की रेखा खींची गई थी, वह आज आप व्लादिमीर पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में दोस्ती, उसी का परिणाम। वो बहुत दिनों से भारत और रूस के जो संबंध है ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। दुनिया में कुछ भी घटित हो, यह मित्रता कभी विच्छिन्न नहीं होती। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, उसके बाद भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद पर हुए और वो हमेशा चाहते थे कि हमको राष्ट्रपति के तौर पर संबोधन न किया जाए, हमको शिक्षक के तौर पर संबोधन किया जाए। उनका जन्म कल हुआ था 1888। इलाहाबाद, हमें आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। 1888 आप कैसे याद कर सकते हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई। मुझे उस विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला और उसका नाम प्रयागराज हो गया। 1888 में 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। वो उद्भट विद्वान थे भारतीय सनातन धर्म के, इंडियन फिलॉसफी के उद्भट विद्वान। उनके जन्म को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक और गुरु, ये दोनों शब्द समानार्थी प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षक और गुरु दोनों एक नहीं। शिक्षक आपको ज्ञान देता है, सूचनाओं से भरपूर करता है, आने वाले समय के लिए
आपको तैयार करता है, लेकिन जो गुरु होता है वो आपको अपने से परिचित कराता है, आपको आत्मज्ञान देता है। जैसे गोरक्षपीठ और विश्व की परंपरा, नाथ योगियों की परंपरा, ये गुरु शिष्य की अद्भुत परंपरा है। नाथ पंथ में आदिनाथ जो स्वयं भगवान शंकर को माना जाता है वो आदिनाथ है। उसके बाद प्रथम मानव गुरु मत्स्येंद्रनाथ को माना जाता है। नाथ पंथ की शुरुआत महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ से होती है। गुरु गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके गुरुदेव मत्स्येंद्रनाथ कौली ज्ञान, आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा है, कौली ज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौली ज्ञान जो तंत्र विद्या, भारतीय तंत्र विद्या है, उसका उत्कृष्ट स्तर कौली ज्ञान होता है। उसके प्रतिपादक मत्स्येंद्रनाथ। गुरु गोरखनाथ को नाथ पंथ के प्रतिपादक इसलिए कहा जाता है, ये कथा आती है जिसमें गुरु गोरखनाथ अपने गुरुदेव को जगाते हैं। और एक बड़ी प्रसिद्ध लोकगीत है, गोरखपुर में भी गाया जाता है, यहाँ भी जरूर गाया जाता होगा, जाग मच्छंदर गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ ने अपने तबला की धुन से मत्स्येंद्रनाथ को जगाया था कि आप हम लोगों को गुरुदेव हैं, आपको नाथ पंथ के लिए कार्य करना है। तो उस समय आसाम में राजा के शरीर में मत्स्येंद्रनाथ प्रविष्ट हुए थे। तब दोनों गुरु चेला वहाँ से चले और गुरु गोरखनाथ को उन्होंने कहा आप लोग नेपाल चले जाओ। गुरु गोरखनाथ का नेपाल में बड़ा प्रभाव। ये वामपंथी जब जो उसको अपराजित करते हैं उसके पहले नेपाल की मुद्राओं में गुरु गोरखनाथ का चित्र हुआ करता है। ये जो पृथ्वी शाह की परंपरा है, पृथ्वी शाह ने महायोगी गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। तो ये गुरु गोरखनाथ नाथ पंथ श्री गोरक्षपीठ, ये बड़ा ही, यह पंथ बड़ा ही अद्भुत पंथ है। गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा आपको किसी और पंथ में नहीं मिलेगी, जिसमें गुरु भी शिष्य को, शिष्य भी गुरु को सही रास्ता पे दिखाता है। कभी कभी ये माना जाता है ये गुरु शिष्य परंपरा में होती है, क्योंकि शिक्षक लोग तुमको नहीं कुछ आता, ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में नहीं होता है। जब शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव इधर उधर डेविएशन हो रहा है, विचलन हो रहा है, गुरु उसको सुनते हैं। ऐसी नाथ परंपरा है। ऐसी श्री गोरक्षपीठ की परंपरा में उससे प्रेरित होकर श्री देवी पाटन शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी मां पाटेश्वरी के नाम से ये विद्यालय संचालित हो रहा है। आप उसके छात्र छात्राएं हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी समाज की ज़्यादा है। अपने को पहले सुदृढ़ करना, अपने को सजग करना, अपने को सतर्क करना। इस नेपाल की सीमा के पास आप हैं, एक प्रण करना, न हम परिवर्तित होंगे न किसी दूसरे को परिवर्तित होने देंगे। अगर ये इस पूरे कॉलेज के छात्र छात्राएं चाह लें कि यह मतांतर नेपाल की सीमा पर रुक जाए, मैं इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि सनातन धर्म में शिक्षित होंगे। धन्यवाद।